प्रोजेक्टाइल्स के पहले लेक्चर में, जो लेक्चर 1 है, जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, जिसने वो अटेंड नहीं किया वो देख सकता है वो यूट्यूब पे। तो आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और हम पहला प्रोजेक्टाइल डिस्कस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और जैसा कि आप जानते हो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वो प्रोजेक्टाइल होता है जिस प्रोजेक्टाइल को हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, लेकिन उसको जब हम थ्रो करते हैं तो हम पैरेलल टू द ग्राउंड थ्रो करते हैं। और वो प्रोजेक्टाइल हमेशा फर्स्ट ऑर्डर पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। लाइक इफ वी सपोज दैट दिस इज एक्स एक्सिस, ये ग्राउंड की एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और ये वर्टिकल एक्सिस वाई है। हमने एक प्रोजेक्टाइल हाथ में लिया है कुछ ऐसे, और हम इसको ऐसे थ्रो करने वाले हैं। तो मैंने इस प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया और इसने ये वाली पाथ फॉलो की। इस वाली पाथ का नाम हमें पता है दैट दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर पैराबोलिक पाथ। तो जो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी है वो ट्रेजेक्टरी फर्स्ट ऑर्डर पैराबोलिक पाथ है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो अगर आप इससे पहले का वीडियो देखोगे, उसमें मैंने समझाया था कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन है, लेकिन टू डायमेंशनल मोशंस के लिए हमारे पास इक्वेशंस नहीं है जो हम डायरेक्टली यूज कर पाए। इसलिए हम इसी टू डायमेंशनल मोशन को ब्रेक करते हैं दो वन डायमेंशनल मोशंस में। मतलब हम इस प्रोजेक्टाइल को स्टडी करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, वो एक वन डायमेंशनल मोशन बनेगी, अलोंग वाई एक्सिस वो दूसरी वन डायमेंशनल मोशन बनेगी। लेकिन अगर आपको याद होगा, जो जिसने पहला लेक्चर देखा होगा, आई सपोज दैट ये प्रोजेक्टाइल जो मैंने थ्रो किया है इसको मैंने u वेलोसिटी से थ्रो किया है। तो अगर आप प्रॉपर्ली देखोगे, इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो जब भी मैंने किया, इसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी, लेकिन ओनली अलोंग एक्स एक्सिस। मैं इसको एक्स एक्सिस के थ्रू चलाना चाहता हूं, मैंने इसको वेलोसिटी ऐसे नहीं दी। अगर मैं इसको ऐसे वेलोसिटी दूंगा तो इसका मतलब है कि मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी दे रहा हूं लेकिन अलोंग वर्टिकल एक्सिस। लेकिन मैंने इसकी वेलोसिटी ऐसे ली है, मतलब मैं इसको हॉरिजॉन्टली चलाना चाहता हूं। जब मैं इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो करता हूं उसके बाद ग्रेविटी इसको नीचे लेके आती है। ठीक, मैं इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो करता हूं और ग्रेविटी इसको नीचे लेके आती है। तो मेरे पास जो एक बाउंड्री कंडीशन बनेगी, जो एक कंडीशन इस प्रोजेक्टाइल के लिए मैं यूज करने वाला हूं, वो कुछ ऐसे है। देखिए मैं क्या कर सकता हूं। मैंने बोला कि इस प्रोजेक्टाइल को मैंने जो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस दी वो ux मैं बोलूंगा, और वो सारी वेलोसिटी u के बराबर है। मतलब जो भी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी मैंने प्रोजेक्टाइल को दी, वो सारी इनिशियल वेलोसिटी इसको मिली अलोंग विच एक्सिस, एक्स एक्सिस, और y एक्सिस पे मैंने इसको कोई भी वेलोसिटी नहीं दी। मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज 0, बट इनिशियल वेलोसिटी इज ओनली गिवन अलोंग x एक्सिस। इसीलिए मैंने लिखा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज u, बट इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज 0। अब जो ही मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी देके फेंका या छोड़ दिया, ग्रेविटी ने इसको नीचे लाना स्टार्ट किया। ग्रेविटी हमेशा इसको एक्सेलरेट करेगी, ये हम जानते हैं। ग्रेविटी इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगी, जिसकी वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और वो एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ हमेशा होती है। नीचे की तरफ का मतलब है ऐसे, ऐसे का मतलब है वर्टिकल एक्सिस के अलोंग वो होगी। ऐसे ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता, ऐसे ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता, ऐसे ग्रेविटी का इफेक्ट होता है। इसलिए मैं लिखूंगा ये प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस, इसको ग्रेविटी एक्सेलरेट नहीं करेगी। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0, बट एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस जो है वो होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। तो मैंने कॉन्सेप्ट क्या लिया, आई सपोज दैट आई हैव अ प्रोजेक्टाइल। मैंने इस प्रोजेक्टाइल को कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी है, लेकिन ये सारी इनिशियल वेलोसिटी इसको कैसे मिली, हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस। इसलिए मैंने कहा ये u जो है ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल है गिवन अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन y एक्सिस पे इसको कोई भी वेलोसिटी नहीं दी गई है। दूसरा कॉन्सेप्ट, इस
प्रोजेक्टाइल को जो ही मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी और ग्रेविटी के हवाले किया तो ग्रेविटी ने इसको नीचे लाना स्टार्ट किया। नीचे का मतलब है इसको वो ऐसे लाना स्टार्ट करेगी, मींस वर्टिकल एक्सिस पे इसको एक्सेलरेट कराना चाहेगी। लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होगा, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे नहीं होगी, वर्टिकल एक्सिस पे होगी। इसलिए मैंने कहा एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन नहीं है, सारी एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पे है। ये कंडीशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको हम यूज करेंगे इस प्रोजेक्टाइल को स्टडी करने के लिए। ठीक है, अब देखो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए डी स्क्वायर। ये इक्वेशन में यूज कर रहा हूं और आपको याद होगा ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और ये तब यूज होती है जब आपके पास बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में होगी या वन डायमेंशनल मोशन में होगी। लेकिन आपके पास प्रोजेक्टाइल टू डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए आपके पास वन डायमेंशनल मोशन नहीं है। मैंने कहा इसी प्रोजेक्टाइल को हम ब्रेक करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। अगर मैंने इसको अलोंग एक्स एक्सिस ब्रेक किया तो ये अलोंग एक्स एक्सिस वन डायमेंशनल मोशन बनी, अलोंग वाई एक्सिस भी वन डायमेंशनल मोशन बनेगी और मैं इस इक्वेशन को यूज कर पाऊंगा। मतलब अगर मैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन को, इस टू डायमेंशनल मोशन को या मोशन इन अ प्लेन को दो अलग अलग वन डायमेंशनल मोशंस में ब्रेक करूंगा, दो अलग अलग वन डायमेंशनल मोशंस में ब्रेक करूंगा, तब ये एस जो है ये सेपरेटली अलोंग एक्स एक्सिस यूज होगा और सेपरेटली अलोंग वाई एक्सिस भी यूज होगा। मतलब ये एस एस एक्स बनेगा, ये यू एक्स बनेगा, टी तो टाइम है इंस्टेंट ऑफ टाइम, प्लस हाफ ऑफ ए एक्स बनेगा, टी स्क्वायर ये है। तो ये कहां से है? दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, सो दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। और अलोंग वाई एक्सिस अगर मैं इसी इक्वेशन को यूज करूं, अलोंग वाई एक्सिस अगर मैं इसी इक्वेशन को यूज करूं तो मैं लिखूंगा एस वाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी का स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशंस मैंने बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि मैंने इस टू डायमेंशनल मोशन को ब्रेक किया इन टू वन डायमेंशनल मोशंस, एक यहां से और एक यहां से। और जब मैं बात करता हूं कि मैंने ब्रेक किया दो वन डायमेंशनल मोशंस में अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, तो मैं इस इक्वेशन को यूज कर पा रहा हूं अलग से अलोंग एक्स एक्सिस पे और अलग से अलोंग वाई एक्सिस पे। इसलिए मैंने लिखा एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। नाउ आई हैव अनदर कांसेप्ट हियर। अब ये एस एक्स है क्या? ये एस एक्स होगा कि प्रोजेक्टाइल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, प्रोजेक्टाइल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है अलोंग विच एक्सिस, एक्स एक्सिस एट सम टाइम टी। टी यहां पे दोनों जगह पे सेम है, तो मैं कोई टाइम चूज करूंगा। आई सपोज दैट आफ्टर टाइम टी प्रोजेक्टाइल यहां पे, सपोज कहीं पे जहां पे आपकी मर्जी, ये मैं एक आर्बिट्री पॉइंट ले रहा हूं और आई सपोज दैट प्रोजेक्टाइल यहां पे है आफ्टर टाइम टी। सो ये टाइम टी को रिप्रेजेंट करेगा, दिस रिप्रेजेंट्स टाइम टी, ये टाइम टी को रिप्रेजेंट करता है। इस टाइम पे अगर आप देखोगे प्रोजेक्टाइल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है अलोंग एक्स एक्सिस, ये डिस्टेंस ट्रेवल इसने की है, और इस प्रोजेक्टाइल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है अलोंग वाई एक्सिस। तो इसको मैं मान के चलता हूं दैट दिस इज एक्स, ये एक्स है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस एट टाइम टी, और आई सपोज दैट ये डिस्टेंस y है। मतलब y है क्या फिर? सर इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग y एक्सिस एट टाइम t। तो टाइम t पे x एक्सिस पे इतनी डिस्टेंस कवर हुई है और y एक्सिस पे इतनी डिस्टेंस कवर हुई है। तो ये sx हमारे पास x है और ये sy हमारे पास y है। तो हम sx को रिप्लेस करेंगे x से, sy को रिप्लेस करेंगे y से, बाकी सारा कुछ मेरे पास है। मेरे पास ux की वैल्यू भी है, uy की वैल्यू भी है, ax की वैल्यू भी है और ay की वैल्यू भी है, और मुझे कॉन्सेप्ट मिलेगा। सी देयरफॉर इस sx के बदले मैं x लिखूंगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग x एक्सिस एट टाइम t इज इक्वल टू ut, u के बदले ux हमारे पास है, ux के बदले u है, तो ux को मैं रिप्लेस करूंगा u से,
फिर t है t प्लस हाफ ऑफ a के बदले ax है, हम इस एक्सिस पे है, ax के बदले 0 है, सो 0 इंटू t का स्क्वायर। So this will come out to be x is equal to u into t, ये x is equal to ut के बराबर होगा। और मैं यहां पे t की वैल्यू निकाल के रखता हूं, तो t मुझे मिलेगा t is equal to x अपन u, t जो है वो x अपन u के बराबर होगा, कुछ ऐसे। तो t की वैल्यू मुझे मिलेगी। अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहली इक्वेशन ये है जिसको मैंने सॉल्व किया, ये वाली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन ये है जिसको मैं अब सॉल्व करने वाला हूं, इस वाली। तो sy क्या है? sy इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग y एक्सिस एट टाइम t। तो मैं इस sy के बदले y सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो ये y मैंने सब्स्टिट्यूट किया sy के बदले में, इज इक्वल टू uy t। uy मेरे पास ऑलरेडी है, uy 0 है, सो 0 इंटू t प्लस 1/2 ऑफ ay के बदले मेरे पास g होगा, सो 1/2 ऑफ g इंटू t का स्क्वायर होगा, कुछ ऐसे। तो मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, हाफ gt का स्क्वायर। ठीक, तो मैं निकाल सकता हूं y इज इक्वल टू, मैं इस t की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करूंगा, t इज इक्वल टू x बाय u में यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू 1/2 ऑफ g इंटू t का स्क्वायर का मतलब है x बाय u का होल स्क्वायर, so it is x upon u का whole square, this way. If I write it properly, then y can be written as 1/2 of, this is 1/2, फिर आपके पास g होगा, x के बदले x स्क्वायर आएगा, u को स्क्वायर देंगे तो u स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूंगा, इस रिलेशन को मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू ये 1/2 और ये g और ये u स्क्वायर जो है इनको मैं अलग करूंगा। 1/2 g और u स्क्वायर को मैंने अलग किया और बचा मेरे पास x स्क्वायर, कुछ ऐसे। अब सवाल है कि इसको मैंने अलग क्यों किया? बिकॉज ये 1/2 g और u स्क्वायर जो है बेटा, ये सारा कांस्टेंट है। 1/2 तो पहले ही कांस्टेंट है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जब प्रोजेक्टाइल यहां से यहां जाएगा तो हम मान के चलेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज नहीं होता, लेकिन आपको पता होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होता है। अगर आप ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज होगा। इसका मतलब हम ग्राउंड की तरफ जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू तो इंक्रीज होगा, लेकिन स्मॉल हाइट्स के लिए वो इंक्रीज या वो डिक्रीज इतना छोटा होता है, इतना कम होता है, जी का वैल्यू इतना कम चेंज होता है जब स्मॉल हाइट्स होंगी कि हम मान सकते हैं दैट कि इसमें चेंज जो है वो नेग्लिजिबल है। और आई कैन से दैट नेग्लिजिबल चेंज मीन्स कि इस जी में चेंज नहीं आई है और जी कांस्टेंट है। फॉर स्मॉल हाइट्स के लिए हम हमेशा जी को कांस्टेंट मान के चलते हैं और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फिक्स करके रखते हैं। लेकिन लार्ज हाइट्स के लिए ये जी की वैल्यू थोड़ी थोड़ी चेंज होती है, लेकिन स्मॉल हाइट्स में इतनी कम चेंज आती है कि आप मान के चलो दैट कि इस जी की वैल्यू कांस्टेंट है। तो 1/2 कांस्टेंट पहले से है, जी हमने मान के रखा कांस्टेंट है, और इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी चेंज नहीं होती। जब भी आप बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी दोगे, अगर इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, नई वेलोसिटी बनेगी, वो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बॉडी की होगी, न कि इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर मैं एक बॉडी को थ्रो कर रहा हूं, ठीक है, किसी वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, 10 साल के बाद भी अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने उस बॉडी को कौन सी इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया था, आप बोलोगे 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। तो अगर आप किसी बॉडी को थ्रो कर रहे हो विद सम इनिशियल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी जब चेंज होती है, आपने 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, इसकी वेलोसिटी अब डिक्रीज हुई, बनी 9 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये 9 मीटर पर सेकंड लेकिन इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, ये क्या बनी? फाइनल वेलोसिटी उस टाइम पे जिस टाइम पे आपने इसको मेजर किया। ठीक, तो वो 10 मीटर पर सेकंड जिस वेलोसिटी से आपने इसको थ्रो किया था, वो वही इनिशियल वेलोसिटी है। इसका मतलब जब भी बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया जाता है तो ये इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट ही मानी जाएगी,
और जब ये चेंज होती है, ये तो चेंज होगी ऑब्वियसली, बॉडी की वेलोसिटी अब चेंज होगी, लेकिन जो चेंज्ड वैल्यू आपने देखा वो अब इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, वो फाइनल वेलोसिटी बनी उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपने देखा। तो 1/2 हमेशा कांस्टेंट रहेगा जी, हम मान के चलेंगे कि ये कांस्टेंट है, और इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट मानी जाती है, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। इसका मतलब ये सारा जो है ये कांस्टेंट है, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, इस कांस्टेंट को हम k से डिनोट करेंगे और यहां पे x² पुट करेंगे। देखो अब सवाल है सर y और x कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? दोनों वेरिएबल है। आप देखो अगर आप टाइम को चेंज करोगे, आप बोलोगे हम इस टाइम पे नहीं, हम इस टाइम पे देखना चाहते हैं, इस टाइम पे, तो इस टाइम पे x की वैल्यू अलग होगी। देखो इस टाइम पे x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू भी अलग होगी, y की वैल्यू ये है, तो x और y दोनों वेरी हो रहे हैं, x और y टाइम के साथ साथ दोनों वेरी हो रहे हैं, लेकिन ये g और u वेरी नहीं हो रहे हैं, ये सेम है। तो इसीलिए हमने डिराइव किया रिलेशन y इज इक्वल टू kx²। ये जो इक्वेशन आपको मिली y इज इक्वल टू kx², इस इक्वेशन को हम बताते हैं इट इज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पैराबोला। इसको बोलते हैं दिस इज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पैराबोला, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पैराबोला, ये इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पैराबोला है। इसका मतलब क्या है? जब आपने प्रोजेक्टाइल थ्रो किया था, आपको पहले ही पता था कि ये जो पाथ फॉलो कर रहा है वो पाथ क्या है? फर्स्ट ऑर्डर पैराबोलिक पाथ। वो हम ऑलरेडी जानते थे कि व्हेनेवर वी थ्रो अ प्रोजेक्टाइल, जब हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे, ऐसे जब हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे, ये फर्स्ट ऑर्डर पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। दिस वाज नोन टू अस, ये फर्स्ट ऑर्डर पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, ये पहले से पता था हमें। फिर हमने कहा कि इस फर्स्ट ऑर्डर इस पैराबोलिक पाथ को या इस प्रोजेक्टाइल को हम कैसे स्टडी करें। हमने प्रपोज किया कि शायद हम इसको ऐसे स्टडी कर सकते हैं कि हम इस 2 डायमेंशनल मोशन को 2 1 डायमेंशनल मोशन में ब्रेक करेंगे। हमने वही किया। जब हमने वही किया तो उस प्रोसीजर ने बताया जब आप किसी बॉडी को ऐसे थ्रो करोगे, उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके छोड़ दोगे, तो वो फर्स्ट ऑर्डर पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन को फॉलो करेगा। वो तो हम ऑलरेडी जानते हैं। देखो हमने प्रैक्टिकली देखा कि जब हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे, जब हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं इस कंडीशन में, तो वो फर्स्ट ऑर्डर पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है। लेकिन हमारा ये कंसर्न था कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हम स्टडी कैसे करें। इसको स्टडी करने के लिए हमने एक प्रपोजल बनाया। हमने कहा कि हम कंबाइनेड मोशन नहीं पढ़ेंगे, हम इसको अलग अलग करेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस अलग, अलोंग वाई एक्सिस अलग करेंगे। तो हमने अलोंग एक्स एक्सिस अलग किया, अलोंग वाई एक्सिस अलग किया। इस मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ने हमें बताया, जब हमने ऐसे किया, अलग अलग किया, इसने बताया अगर आप किसी बॉडी को ऐसे थ्रो करोगे तो वो ये इक्वेशन फॉलो करेगी, y इज इक्वल टू kx²। हमने कहा ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है? इसने कहा कि ये इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पैराबोला है। हमने कहा उसका मतलब तो ये है कि अगर बॉडीज को ऐसे थ्रो किया जाएगा वो फर्स्ट ऑर्डर पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। हाँ, तो मैथमेटिक्स वही बताता है, जो हमें ऑलरेडी पता है वही हमें मैथमेटिक्स ने भी बताया, दैट व्हेनेवर अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली इट विल फॉलो अ फर्स्ट ऑर्डर पैराबोलिक पाथ। ये एक फर्स्ट ऑर्डर पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। तो इससे क्या मिला? इससे ये मिला कि जब भी आपके पास 2 डायमेंशनल मोशन होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन होगी, आप इस प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर ब्रेक करोगे, स्टडी करोगे बाय ब्रेकिंग द 2 डायमेंशनल मोशन इनटू 2 1 डायमेंशनल मोशंस, तो आप गलत नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। इसलिए जो भी हमारे पास प्रोजेक्टाइल के साथ, किसी भी प्रोजेक्टाइल के साथ, चाहे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हो चाहे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो, इसके साथ जो भी हमारे पास टर्म्स एसोसिएटेड होंगी, जो हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट है, जैसे हॉरिजॉन्टल रेंज है, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, उन सभी पैरामीटर्स को, एसोसिएटेड पैरामीटर्स को हम इसी प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे। किस प्रोसीजर से? बाय ब्रेकिंग द 2 डायमेंशनल मोशन इनटू 2 सेपरेट 1 डायमेंशनल मोशंस। उसका जो वीडियो है वो आगे अपलोड होगा, लेकिन इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आप बेल आइकन भी दबा सकते हो, सो दैट कि जब भी मैं अपलोड करूं, वीडियोस अपलोड करूं, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू।